बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई होप ये जो नई पहचान हमें मिली है पाकिस्तानियों को पीस मेकर्स की, आप सब इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। भाई हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं और कभी कभी ब्रैग करने का भी बहुत दिल करता है, लेकिन इस सब तमाम जो हमारी उम्मीदें हैं और तमाम जो हमारी काविशें हैं उनके साथ और तमाम दुआओं के साथ कि पीस प्रिवेल करे। दिस इज़ आयशा यूसुफ और मेरे मैं मुज़म्मिल अली खान। और पीस प्रिवेल करने की अगर हम बात करते चले तो ईरान और अमेरिका के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे एक दो दिन पहले तक, जो अब सॉल्व होने के काफ़ी करीब आ चुके हैं, क्योंकि मुज़ाकरात का अगला जो राउंड शुरू होगा पाकिस्तान में, इसके लिए ना सिर्फ ईरान आमादा है बल्कि अमेरिका की तरफ से भी people themselves who are at the center of it all, JD Vance, Donald Trump, दोनों की तरफ से आया है कि पाकिस्तान would be the center of it। सबसे बड़ा सवाल आज का जो है ना, जो मुझे लगता है कि हमें पूछना चाहिए या सोचना चाहिए, ट्रम्प की तरफ से कुछ ऐसा इंदिया दिया गया है, कुछ कहा गया है कि दोबारा से वापसी हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। नाउ इंटरप्रिटेशन कुछ हद तक मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ट्रम्प खुद पाकिस्तान आने की बात तो नहीं कर रहे हैं। न्यूज़ इज सर्कुलेटिंग ऑन मीडिया, सोशल मीडिया पे भी और काफ़ी सारी जगहों पे जो कि है ना, हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बयान भी दिया है कि मैं साइन करने आऊँगा अगर एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलाइज हो जाता है। तो वेयर एज जेडी वैंस जिनके हमारे पास एक अदद शॉट भी है जो अभी हम सुनाएंगे अपने व्यूअर्स को, बट उन्होंने भी एक चीज़ कही कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हमारे चीफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, कि उनका रोल बहुत सेंट्रल रहा इस सारे मामले को सॉल्व कराने में और इतनी बड़ी जंग रुकवाने में। एक छोटा सा मैंने पीस किया था जिसमें 3.5 बिलियन पीपल मेरी रिसर्च के मुताबिक जो कि हैं वो इम्पैक्ट होने थे अगर ये वॉर बढ़ जाती और न्यूक्लियर फॉल आउट में तब्दील हो जाती। तो आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत प्यारा किरदार एक ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने 2008 का जो एक हम जानते हैं वो ग्रेट डिप्रेशन कह रहे हैं, बहुत बड़ा एक जो फॉल आउट आया था हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, उन्होंने बात की थी कि अगर 3 महीने तक ये जंग जारी रहती है ना तो फिर हम फैमिन की तरफ जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। डरा रही है, we're already a month and a half into it। अच्छी खबरें भी तो हम दे रहे हैं कि टॉक्स भी चल रही हैं और एक मरतबा फिर से ये कह दिया गया है ट्रम्प की तरफ से कि दोबारा से रिज्यूम हो सकती हैं टॉक, दूसरा दौर हो सकता है। अच्छा आयशा, एक ना फनी बात भी है, किस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की अवाम को एक दूसरे के अगेंस्ट करने के लिए प्रोपेगेंडा बाहर से आता है और इम्पोर्ट होता है। और जब भी कभी हम लोग कहते हैं कि यार हमारी मिलिट्री और हमारी कौम एक जान है, अगर आपको लगता है कि हम कोई दो फर्क चीज़ें हैं तो नहीं, हमारे फौजी जो अपनी छाती पर गोलियां खाते हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, वो हमारी जान है, हम उनकी इज्जत करते हैं। एट द सेम टाइम हमारी जानों की परवाह, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी, सारी चीज़ों का जो सेफ गार्ड है वो करते हैं। और इस वक्त आपको मिलिट्री और सिविल डिप्लोमेसी इकट्ठे दुनिया के ऊपर कितना बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर निभा गई है। एक ही वार नहीं है ना, ये वार कई तरह से किए जाते हैं और कई जगहों से किए जाते हैं। कोशिश की जाती है कि कहीं पे कोई ब्लाइंड स्पॉट अगर पाकिस्तान का है तो वहाँ से उसको वार करने की कोशिश की जाए, लेकिन हमेशा हमारी डिफेंस फोर्सेज जो हैं, हमारी पाक अफवाज जो है वो हमें तैयार नजर आती हैं। चलते हैं, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, सुबह का वक्त निकालने के लिए हमारे शो के लिए। सबसे पहले आप भी मुतमईन हैं ट्रम्प की ये जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद और जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं इन पीस टॉक्स को कामयाब करने की? जी, मदु करने पर मशकूर और सुबह बखैर। यकीनन पूरे हमारे मिलत पाकिस्तान के तमाम अफराद यकीनन इस मसरत पे उन्हें मुसरत है कि इतनी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है कि अब हमारी उम्मीदें, अगर उसको परसेंटेज में मैं बयान करने की कोशिश करूं तो तकरीबन 90% उम्मीदें बढ़ गई हैं कि ये मुआहदा तय पा जाएगा और इसका सहरा पाकिस्तान के सर पर होगा, इसका ताज पाकिस्तान के सर पर होगा। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड, एक इतना मुश्किल, एक इतना दुश्वार, एक इतना लच्छेदार मामला जो कि 49 ईयर से जेडी वैंस को आपने सुन ही लिया, जो कि उलझा हुआ था, उसमें एक मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है वो बीच में पड़ा, मसालिहत, उसमें मीडिएशन, सहूलतकारी करके और इस नतीजे पे आज बात पहुंची है कि अब आमद है उस खबर की कि जिस खबर में हो कि ये मुआहदा तय पा गया। और अगर ये मुआहदा, जैसा कि कल तक उम्मीद है कि दोबारा वो जहाज वापरेगा एयरफोर्स 2 जेडी वैंस के साथ, और अगर ये मुआहदा उससे पहले, जिसके चांसेस इस वक्त नहीं, अगले सेशन में, तीसरे सेशन में उसके ऐन मुमकिन है कि 2 सरबराहान वाले मुमलकत पाकिस्तान में तशरीफ लाई हों, और एक तो सुपर पावर का सरबराह जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरे मसूद पशकियान हमारे ईरान के सदर, वो साइन कर रहे हों और हमारी क़यादत
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो पीछे खड़े हों और साथ में प्राइम मिनिस्टर पीछे खड़े हों। अच्छा What an सर, achievement. What an achievement for मैं एक छोटी सी Pakistan. चीज़ पे आपकी लाइट चाहता हूँ। अब एज अ बिजनेस पर्सन माई सेल्फ, मैं हमेशा फ्यूचर की दो प्रोबेबिलिटीज़ देखता हूँ, एक बुरी और एक अच्छी। अच्छी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करें तो भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बुरी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करें तो भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ईरान के अंदर जो कुछ तामीराती काम दोबारा से होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होनी है, जारी बात है पाकिस्तानी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट से फ़ायदा उठाएगी। और अगर अल्लाह ना करे नहीं होता तो पाकिस्तान सबसे पहले इम्पैक्ट होगा। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ जाता है तो पाकिस्तान फंसेगा। अच्छा, आप उस सिनारियो में कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छे तरफ निकल चुका हुआ है, हमारी इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस किस तरह से करेंगी? ये एनर्जी शॉर्टफॉल छोटे टाइम में कवर हो जाएगा, ज़्यादा वक्त लगेगा, या पाकिस्तान की इकॉनमी दुनिया की उभरने वाली नई इकॉनमीज में से एक फ्रंट फुट इकॉनमी निकलेगी? आपके इस सवाल का इतना आपने अच्छा सवाल और गहरा सवाल किया है कि आपकी उम्र के लिहाज से मैं नई नस्ल के इन चिरागों को यकीनन समझूंगा कि वो एक हमारे ज़हीन होनहार यूथ है और उन्होंने ही आगे बढ़ना है। आई मस्ट अप्रिशिएट यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी गुड हम ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब, उम्मीद अभी बाकी है। नहीं, उम्मीद नहीं, अभी जरा मुझे इस पे तकमील करने दें, ये बहुत अहम सवाल हो गया है। तो ये सिलसिला यूं है कि पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन तो वो हमारे भाई हैं, हम उनकी मदद करेंगे, उसमें जो भी उनका फायदा होगा हमारा होगा, वो अपनी जगह पर। उससे बढ़कर स्ट्रेटेजिक बिजनेस की अगर आप बात करें, जियो इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करें, और पाकिस्तान की मखदूश मईशत जिसकी के 338 बिलियन डॉलर इंटरनल और एक्सटर्नल मकरूज है पाकिस्तान, ये हमारे वो अकाबरीन जो पिछले 40 सालों से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं, ये उनकी वजह से है। और आज अगर एक ठंडी हवा का झोंका चल रहा है, आज अगर हमारे इमेज में इजाफा हो रहा है, आज अगर हम दुनिया में जाने पहचाने जा रहे हैं, आज अगर दुनिया के हर टीवी चैनल पर और हर स्क्रीन पर पाकिस्तान का नाम आ रहा है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स में दोबारा सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की इन कोशिशें से जो स्ट्रेटेजिक गेन हुआ, अब हमारे इदारे क्या करेंगे? हमारे इदारों को 24/7 बेसिस पर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की टीम और फील्ड मार्शल की टीम ने काम किया है, बाकी इदारे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री हो गई, उसके अलावा तमाम इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया डिपार्टमेंट, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, उसके अलावा हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप बिजनेसमैन हैं, आपने जिक्र किया, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमें वो सहूलतकारी करनी पड़ेगी जिस तरह हमने ईरान और अमेरिका के दरमियान सहूलतकारी करके हम इतने बड़े मसले को दुनिया को हल करा रहे हैं, और इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हम अपने मखदूश मईशत के मसले को क्यों नहीं हल कर सकते हैं? और इसीलिए मैं अपना शेर एक आपको बता देता हूँ, नॉर्मली शेर नहीं पढ़ता हूँ आपके प्रोग्रामों में मैं, कि नई नस्ल के चिरागों, बड़ी नाउमीदी मैं देखता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने भी जाता हूँ, बड़ी नाउमीदी मैं यूथ में देख रहा था। लेकिन ये जो उम्मीद की किरण आई है, इसमें मैंने शेर लिखा हुआ है और मेरी किताब में छपा हुआ है कि नई नस्ल के चिरागों, उम्मीद रखो बाकी, ये मुल्क है तुम्हारा, हिम्मत न हारना, और खुशहाल तुम रहोगे, सरशार तुम रहोगे, दुश्वार इस मखदूश मईशत, दुश्वार इस घड़ी में हिम्मत न हारना। अब जो आपका दौर इंशाल्लाह इस कामयाबी के बाद आएगा। और अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जिस तनदही के साथ मैं जाती तौर पर उनसे इंटरेक्शन करता रहा हूं, जब मैं यूएई में सफीर था, 4-4 घंटे मेरे साथ 4-4 घंटे बात करते थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि आखिरी में कर रहा हूं सर, मेरा सवाल ले लीजिए ना। मेरा सवाल, हमारे पास वक्त जरा कम होता है तो हम कोशिश करते हैं जितने सवाल हैं उनके ऊपर एनालिसिस हम ले लें। अपने जोश में, बिल्कुल जोश में, और होना भी चाहिए। पाकिस्तान की अचीवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा ये कि ऑप्टिमिज्म होना या ऑप्टिमिस्टिक होना इज़ अ वेरी गुड थिंग, ये हमें आगे बढ़ते रहने का हौसला देती रहती है। एट द सेम टाइम हमें रियलिस्टिक भी होना चाहिए। अभी इन द प्रोसेस हैं ये जो मुज़ाकरात हैं, हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पर तो नहीं पहुंच रहे। इससे पहले कि हम दरमियान में जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं उनके ऊपर बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस साइड ऑफ इट, या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर हमें काम करना है। बट अभी तो हम
चल रहे हैं, अभी तो मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होना है। हम तो इन चीज़ों की खुशी मना रहे हैं, इन बातों की खुशी मना रहे हैं कि भाई ऑप्टिमिस्टिक या इस तरह के बयानात आ रहे हैं उन वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से जो कि डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं इस टॉक्स के अंदर, कि जब तक ये हल नहीं होते हैं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो या फिर अमेरिका। इन टॉक्स की कामयाबी सबसे ऊपर हमारी या प्रायोरिटी के ऊपर होनी चाहिए कि ये कामयाब हो, उसके बाद बाकी बात की जाए। जी, मैं अज्यूम करता हूं कि 3 या 4 मिनट आपके पास है, और ये आपने क्योंकि बड़ी अनमोल किस्म की बात कर दी थी आपके साथी ने, इसलिए मैंने ये तबसरा इस पे किया। कौन कहता है कि 100% हर एक को ये महसूस हो गया कि ये हो रहा है? ये तो बात ही नहीं हुई। बात ये है कि सेकंड फेज अभी है, और मैंने आपको परसेंटेज अपने तजिए के मुताबिक बताई कि जिस हालात और वाकयात, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह की निशानदेही मिल रही है, जिस तरह के 15 पॉइंट में से 1 पॉइंट जेडी वैंस जो है वो मेंशन करके गए हैं, बाकी तकरीबन हल तलब हैं। 12 पॉइंट्स पर तो बात भी कम हुई है, बाकी तो तकरीबन सारे माने जाने गए हैं। लेकिन जो बाकी 2 पॉइंट्स है हरमुज का, और क्योंकि वक्त कम है तो मैं इसको समेट रहा हूँ, हरमुज का पॉइंट और लेबनान का पॉइंट बड़ा मुश्किल पॉइंट नहीं है। हरमुज का पॉइंट बड़ा आसान है, उस पर इंटरनेशनल कानून मौजूद है, यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ हाइसेज मौजूद है, उसका आर्टिकल 17 मौजूद है, उसका आर्टिकल 24 मौजूद है, उसके तहत और कुछ लोग कुछ दो के मामले में उसका फ्रेमवर्क अगले चंद दिनों में बनता नजर आ रहा है। असल एनरिचमेंट का मामला था, इजराइल उसके पीछे पड़ा हुआ था, JCPO के वक्त भी उसने खराबी पैदा की थी, अब भी खराबी पैदा कर रहा है, वो हो जाएगा। उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है, और उस उम्मीद की वजह से मजीद मेहनत, लगन और काबिशों की जरूरत है, और हर मिलत पाकिस्तान के फर्द को अपना दिया जलाना पड़ेगा। मखदूश मईशत की बात हो रही थी, आप उसमें भी चले, एक उसका बिजनेसमैन के तौर पर जिस तरह आपने जिक्र किया है, उसमें उसका नेगेटिव पहलू देख लेते हैं। नेगेटिव पहलू यह है कि अगर हमारे अकाबरीन ने वही सुस्ती, वही काहिली दिखलाई, तो हम इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे। जो हमारी, आप क्या समझते हैं, जो आपका इमेज बढ़ा है पूरी दुनिया में, आपकी वैल्यू बढ़ी है पूरी दुनिया में, इस छोटे से वक्फे मार्का हक से लेके अभी तक, उसको हमें कैश नहीं कराना चाहिए। ये काम हमारे अकाबरीन का है, और यही वो कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 90% हमें उम्मीद हो गई है। जब ये हो जाता है तो फिर हमारे बिजनेसमैन, आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं और बाकी जो हमारे बिजनेस पर्सन हैं, उन्हें फिर सर जड़ को जोड़ के बैठना पड़ेगा। मिनिस्ट्रीज को उनको सहूलत प्रोवाइड करनी होगी। जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान ऐसे खिते में मौजूद है कि आपके लिए सेंट्रल एशिया खुलेगा। आप हिम्मत तो करें, आपकी प्रोडक्शन क्या है? आप GSP प्लस की तो आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते बिजनेसमैन, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हमें ईज ऑफ डूइंग और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, हम कॉम्पिटिटिव नहीं है। पाकिस्तान को वैसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन इनडायरेक्ट सैंक्शंस का भी तो सामना है ना। आप डायरेक्टली किसी मुल्क को सैंक्शन करें ना करें, लेकिन आप बिजनेस पार्टनर्स, प्रोबेबल बिजनेस पार्टनर्स को जब सैंक्शन कर देते हैं तो फिर को छोड़ें। आप अपने नाज़रीन को सही बात बताएं। ईरान को छोड़ें, आप सैंक्शन की बात उसको छोड़ें। GSP प्लस में आप लोग क्या प्रॉब्लम थी? आपके मुल्क ने आपको सहूलत क्यों नहीं दी? आपने क्यों नहीं सर जोड़ के जोड़े? आप क्यों नहीं अपनी एडवांसमेंट करते हैं? आप वही जो है वो नस्ल मशीनें लगा के बैठे। बिल्कुल ठीक है। ये डॉक्टर साहब देखिए, मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहूंगी अपने शो के डिफेंस के लिए, कि हम अपने नाजरीन को वही बात बताते हैं जो एक्चुअल में होती है। ठीक है, मुजम्मिल बात कर रहे थे पाकिस्तान की के इनडायरेक्ट सैंक्शंस की बात, ईरान की उन्होंने बात नहीं की। आई थिंक यू हर्ड इट डिफरेंटली। मैं ये पूछना चाहूंगी, स्पॉयलर्स भी मौजूद हैं। अभी ये मामला लबनान और इजराइल का एक दौर हुआ है, उसके अंदर अपेरेंटली इत्तलात आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई हौसला अफजा खबरें नहीं हैं, लेकिन दूसरे दौर की बातें की जा रही हैं कि शायद हो सकता है। आपको लगता है कि ये टॉक्स इस कॉन्फ्लिक्ट की मौजूदगी में कि लबनान के ऊपर अटैक जारी रखे इजराइल, ये कामयाब हो सकती हैं? कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? देखिए, इजराइल को तो जब से जायोनिज्म की बुनियाद रखी गई स्विट्जरलैंड में 1897 में, उस वक्त से लेके जो उनके हालात हैं, और खासतौर पर इजराइल बनने के बाद 1948 के बाद, तो उसने तो स्पैनर डालना ही डालना है। एक अच्छी बात ये हुई है कि अमेरिका में एक बॉटम अप प्रेशर इन्हीं नौजवानों ने, जेडी वैंस ने कल जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए क्या बात की है? उन्होंने यही कहा है कि हमें पता है कि मिडल ईस्ट के हवाले से हमारी पॉलिसी पर यूथ जो है वो एग्री नहीं करती है, उसकी राय मुख्तलिफ है। इसी तरह कांग्रेस में हो रहा है। उन पे जो प्रेशर बॉटम अप पड़ा है, उस प्रेशर से जो बैलेंस था, तवाज़ुन था,
इजरायली लॉबी का। ये मेरा तजिया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और आपको जेफरी सेक्स भी यही बताएंगे, सेच भी यही बताएंगे, आपको जॉन मीर शैमर भी यही बताएंगे, जो अमेरिका के बड़े स्कॉलर्स हैं, कि वो उसका बैलेंस अभी टिल्ट हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जो अमेरिका में अपनी एक अपराइजिंग थी, एक अपनी बिल्कुल नो किंग्स की शक्ल में नजर आई और दीगर रैलीज की शक्ल में नजर आई। सर एक छोटी सी बात पे ना आपका ओपिनियन और चाहिए, और फिर उसके बाद विल लेट यू गो है। आप ने टाइम निकाला, आपका शुक्रिया बहुत, लेकिन कितना रह गया ताकि उस हिसाब से मैं तबसरा करूं। सर टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका एनालिसिस आपने मुलाहिजा किया और उनका ये कहना है रेटरिक इज वेरी गुड। हमेशा मैं बड़ी तारीफ करती हूँ डॉक्टर जमील का, रेटरिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन एनालिसिस जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उसके अंदर कुछ अपडेट ये आई है, अगर हम पाकिस्तान के ऊपर फोकस करते हुए बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की बात करना बड़ा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ बिरादर इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को दिए जाएंगे वो पैसे जिनकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को, क्योंकि यूएई की तरफ से अपने पैसे वापस मांग लिए गए थे। तो नया डिपॉजिट जो है वो रखवाया जाएगा सऊदी अरब की तरफ से, और ये मुज़ाकरात भी चल रहे थे। एट द सेम टाइम ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्रैवल करेंगे सऊदी अरब के लिए आज, और वहाँ पर जाकर एक जो है ना उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हो सकती है। ज़र मुबादला का जो खसारा था उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट देने का ऐलान किया है सऊदी अरब ने। अच्छा, मुझे ये चीज़ अच्छी इसलिए भी लगी है कि पहले हम लोगों के एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे, डिफेंस बेस भी थे, हमारी कोऑपरेशन मिलिट्री में भी चल रही थी, और उसके बाद जब ये जंग का माहौल गर्म हुआ है तो बहुत जिम्मेदाराना जो है ना किरदार निभाया है इन ममालिक ने, वापस ईरान पे अटैक ना करके और इन प्रॉब्लम्स को ना बढ़ा के, इस आग को हवा ना दे के। ये बहुत अच्छा एक स्टेप था। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स अगर हम बात करें तो होम ग्रोन इश्यूज बड़े ज़रूरी हैं, पोलियो को हम कवर करते रहते हैं, लेकिन एक पेंडेमिक जिसने पिछली सदी को एक मरतबा हिला के रख दिया था, जिसका नाम था HIV। लेकिन HIV जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अवॉइडेबल है, वो एक ऐसी चीज़ है जो इजीली स्क्रीन्ड है, वो आज की सदी में ट्रीटेबल, मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हैं कि आपको ना हो। और उसका इशू ये है कि हमारे पास जो लोगों के अंदर एक अदद इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इससे रिलेटेड वो नहीं है। सिंध में 3 माह के दौरान आपने एक सैड खबर मैं आपको देने लगा हूँ कि हमारे पास ढेर सारे केसेस सामने आए, और मैं 10-12 केसेस को भी ढेर सारे केसेस कहूँगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 594 केसेस सामने आए। अब इसमें से जो 894, इसमें जो सैड बात है वो पता है क्या है, कि कुछ ऐसे केसेस हैं कि जो 10 से 12 साल के बच्चे भी इन नंबर। अच्छा, पिछले 2 दिन से अगर हम सोशल मीडिया की तरफ देखें ना, या फिर कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ की तरफ देखें जो कवर कर रहे होते हैं इन इश्यूज़ को, एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया पंजाब के अंदर तौसा में, और वहाँ पर ये पता चला कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो सिरिंजेस यूज़ की जा रही हैं वो एक से कई ज़्यादा मरतबा यूज़ की जा रही हैं। स्टिंग ऑपरेशन के अंदर वो चीज़ें सामने आई हैं, और वहीं से केसेस की तादाद जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो गई। अब 800 से ज़्यादा तो केसेस रिपोर्ट हो गए, और रवा साल के इब्तदाई 3 माह की अगर हम बात करें तो नए HIV केसेस जो है ना वो 332 मर्द, 204 खवातीन और 29 ख्वाजा सरा के अंदर उनका डायग्नोसिस हुआ। इसके अलावा ये मौलिक वायरस जो है इसकी वजह से मुतासर होने वाले जो है उनके अंदर 14 साल से कम उम्र के 329 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें 188 लड़के हैं और 141 लड़कियां भी शामिल हैं। अब इसके अंदर बहुत बड़ा आप इलाज करवाने जाते हैं और आपको एक गंदी सिरिंज जो है वो एक लाइफ लॉन्ग डिजीज दे देती है, एंड यू डोंट नो, बिकॉज आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं एक डॉक्टर के ऊपर कि आप वहाँ पर जाएंगे तो वो मसीहा की तरह आपको ठीक करके सेहतमंद करके घर वापस भेजेगा, एंड देन जब आप घर आते हैं तो आपको पता चलता है एक नई बीमारी आप अपने बच्चे के साथ उठाकर अपने घर के अंदर ले आए हैं। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं, ये किसकी गलती है? क्या सिर्फ अस्पताल इंतजामिया को, डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहरा देना काफ़ी है, या फिर इसको थोड़ा सा हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी देखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी हमें तनकीद करनी पड़ेगी कि वहाँ से सही तरह से इकदाम क्यों नहीं किए गए? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर फैसल साहब, उनकी तरफ चलते हैं, डॉक्टर फैसल महमूद, और उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही तशवीशनाक खबर हम इसको कह सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी इसका डायग्नोसिस होना और सामने आना। सबसे पहले तो आपके थॉट्स में जानना चाहूँगी इस सिचुएशन के ऊपर।
और देखिए, अस्सलाम वालेकुम, बताने का शुक्रिया। ऐसा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले जो आपने बोला है कि लोग आते हैं डॉक्टर के पास इलाज के लिए और उनको दूसरी बीमारी लग जाती है, बहुत ही परेशानी की बात है ये। ये जो है, ये केसेस हमारे पास काफ़ी पहले से आ रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये केसेस जो हैं, ये एज़ यू नो रतो देरो में भी आए थे, एंड दिस इज़ 2000 आई थिंक 19 की बात थी ये। और उसके बाद से दीगर केसेस पूरे मुल्क में ये आते जाते रहते हैं, जो कि हमको पता है कि ये अनसेफ इंजेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में जो इंजेक्शन लगते हैं, जो सही तरीके से नहीं लगते, जो शेयर होते हैं, उनसे ये फैल रहे हैं। सर, अगर हम लोग अवेयरनेस की बात करें पब्लिक के अंदर, तो वी ऑल आर अवेयर एंड कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि सिर्फ सिरिंजेस नहीं हैं जिससे ये डिजीज़ फैलता है। हम लोगों के पास अवेयरनेस कैंपेन्स की कितनी कमी है, और वो प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता? वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो NGOs जो राइट्स के लिए सड़कों पे उतर आती हैं, वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही इतना एक्टिवली? क्योंकि उनकी रीच बहुत सारी है। आप प्लेटफॉर्म्स उठा लें सोशल मीडिया के, उनके ऊपर लाखों में उनकी रीच है। डू यू थिंक कि एज अ सोसाइटी हम लोग इस प्रॉब्लम को सीरियस नहीं ले रहे? आपका एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एंड इशू ये है कि ये जो NGOs हैं, देयर इज नो NGO लुक्स एट हॉस्पिटल में सेफ्टी, कि आपकी जो सेफ केयर है हॉस्पिटल में, वो प्रोवाइड हो रही कि नहीं हो रही। हमारे NGOs जो हैं, वो ज़्यादा जो फोकस्ड हैं देयर ऑन सर्टन डिजीज़, जैसे आपके या सर्टन पॉपुलेशन, सर्टन टाइप्स ऑफ लोग। मगर ऐसा कोई NGO नहीं है जो कि इसको देख रहा होता है। एंड एज अ नेशन आई फील कि यू नो हम बहुत यूज्ड टू हैं कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो या आपको इन्फेक्शन लग जाएगा, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक ही बिस्तर पे 2 लोग लेटे होंगे, यू नो वी नो कि कॉकरोच घूम रहा होगा, सफाई नहीं होगी। एंड यू नो एज अ नेशन हम बहुत यूज्ड हो गए, जस्ट नॉट हॉस्पिटल में, मगर इवन माहौल के अंदर, यू नो कचरा पड़ा होता है, हम गाड़ी चला के जा रहे होते हैं, वी नेवर डोंट इवन थिंक ट्वाइस एनीमोर। तो इसके ऊपर हम जिम्मेदार किसको ठहराएं? इंडिविजुअल तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बनती है, हम इस चीज़ को मानते हैं। एट द सेम टाइम अगर मेरे मुल्क का आइन कहता है कि अच्छी सेहत की सहूलियात दी जाएंगी हर शहरी को, हर शहरी का हक है, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं, तो मैं तो फिर ये हक बजाने भूँ कि मैं सवाल करूं अपनी हुकूमत से, क्या सिर्फ गवर्नमेंट को, किसी इंडिविजुअल को या अस्पताल इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहरा देना काफ़ी होगा? डॉक्टर साहब। बिल्कुल, एंड आई थिंक आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा है, बिकॉज आपने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो विच इज़ व्हाट वी नीड। मगर याद रखें, ये काम सभी का है। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत सॉर्ट ऑफ कल्चरल है कि कुछ भी हो, बुखार हो, कमज़ोरी हो, तो जाके टीका लगा लें। तो ये जो टीका लगाने वाला एक जो हमारा कल्चर है, एक तो दिस इज़ वन थिंग जो इसको कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जब भी आप टीका लगाते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने आप पे रिस्क पे डाल रहे हैं कि आपको ये HIV, Hep C वाली बीमारी लगेंगी। इसके साथ साथ जो आपके डॉक्टर्स themselves हैं, जो कि या नर्सेज जो कि टीका लगा रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि दे टेक ऑल द प्रिकॉशन जो कि लेने की ज़रूरत होती है। इंतज़ामिया रिस्पॉन्सिबल है कि वो इनको ये इनफ सप्लाईज प्रोवाइड करें। अगर आप एक डॉक्टर हैं या एक नर्स हैं, आपके पास सिर्फ 5 ही सिरिंजेस हैं और आपके इंतज़ामिया में आपको और नहीं दिए हैं, एंड आपके पास 10 मरीज हैं, सो देन यू नो यू हैव अ चॉइस कि आप क्या अनसेफ केयर दें या केयर ना दें, बिल्कुल भी ना दें। अच्छा, एक सवाल मैं करना जिम्मेदारी ये है डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक सवाल मैं आपसे लाजमी करना चाहूँगी, बिकॉज मुझे इस बारे में पता नहीं है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पता होगा। क्या हमारे पास कोई ऐसा लॉ मौजूद है कि अगर किसी जगह पर, किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी फैसिलिटी में ऐसी प्रैक्टिसेस की जा रही हैं कि एक सिरिंज को 3 से 4 बार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या कोई लॉज मौजूद हैं कि उनको पकड़ा जा सके, उन पर कोई मुकदमा हो सके, उनको यू नो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके? तो देखिए, लॉज जो हैं दे नॉट इतना स्पेसिफिक कि भाई ये वाला एक्ट या ये वाली चीज़ करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, मगर लॉज बिल्कुल इसमें इतनी गुंजाइश ज़रूर है कि अगर आपने ऐसी मेडिकल केयर प्रोवाइड किए जो सेफ नहीं है, विच इंक्लूड्स बहुत सारी चीज़ें, तो देन बिल्कुल यू कैन बी कॉट। मगर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट का रोल जो है वो इसकी अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि ये चेक करना कि भाई केयर जो है वो सेफ है कि नहीं। नॉट जस्ट पब्लिक हॉस्पिटल, याद रखें कि इससे पब्लिक हॉस्पिटल्स का काम मसला नहीं है, ये आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आपके डिस्पेंसरीज, आपके छोटे क्लिनिक्स, हर जगह ये वाले प्रैक्टिसेस अनफॉर्चुनेटली हो रही हैं।
डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने अपनी सुबह में से वक्त निकाला एंड यू जॉइंड अस एंड इट वाज ग्रेट हैविंग यू, टॉकिंग टू यू। और व्यूअर्स, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इन ये दो अलग प्रॉब्लम्स हैं, HIV और एड्स, अपने आप को एजुकेट करें, जाएं इंटरनेट पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, पढ़ें इस चीज़ के बारे में, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा इन चीज़ों से रिलेटेड। अपने दोस्तों से बात करें, अपने घर वालों से बात करें कि ताकि इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। और अगर आपको लगता है कोई डिस्पेंसरी, कोई फार्मेसी, कोई हॉस्पिटल आपके इलाके में ऐसा है कि जो ड्रिप्स के आगे लगने वाली सिरेंजेस और टीकों के आगे लगने वाली सिरेंजेस रीयूज कर रहा है, तो रिपोर्ट करें गवर्नमेंट को, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी मैटर करती है। इसी के साथ चलते एक छोटे से ब्रेक पे, वापस आते हैं तो दोबारा मुलाकात होती है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ तो मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, जितना हो चुका है इससे ज़्यादा उठाने की सकत जो है ना शायद दुनिया नहीं रखती है। लेकिन अभी तक जितना नुकसान हुआ है या हो चुका है उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस इंक्रीज या पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज करने की वजह से लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हो, पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हर तरफ लोड शेडिंग की जा रही है। और ऐलान किया गया था कि तकरीबन 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी, शाम के औकात में होगी, लेकिन जो ऐलान था उसके बरक्स तकरीबन 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग मुल्क भर में इस वक्त की जा रही है। अच्छा, वैसे जो पीक आवर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आप सबको भी पता होगा, हमें भी पता है, लेकिन लकी हैं ये कि जहां ये रहती है वहां पे लोड शेडिंग नहीं होती। यूनिट महंगा बहुत ज़रूर है। खैबर पख्तूनख्वा तक, इस्लामाबाद से लेके तमाम तर एरियाज़ के अंदर जो किया है वो मैट्रिक के इम्तहानात तलबा के लिए लोड शेडिंग की वजह से एक अदद डबल इम्तहान बन चुके हैं। सख्त गर्मी में पर्चे देने पड़ेंगे, ठीक है, दौराने इम्तहान पंखा भी नहीं चल पा रहा। हम लोगों ने सिंध से भी जो कि हैं वो एजुकेशन सेक्टर से लोग लिए, आप तक हम लोग चेयरमैन लेके आए बोर्ड के, उनसे भी बातचीत की हमने इस बारे में। इससे पहले डिलेज जो आ रहे थे हमारे पास एग्जाम्स के स्टार्ट होने में, फिर उसके बाद एग्जाम्स की जो कि वो स्लिप्स मिलने में, डबल इम्तहान आप कह रहे हैं ना बन गया है। एग्जैक्टली, जावेद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के, उनसे जानते हैं कि उन तक की किस किस की और कहां कहां की दुहाइयां पहुंचे कि कितनी कितनी लोड शेडिंग हो रही है। जावेद साहब, ओवर टू यू, व्हाट इज गोइंग ऑन अबाउट दिस लोड शेडिंग? थैंक यू वेरी मच आयशा और मुजम्मिल। देखें, लोड शेडिंग की जहाँ तक बात है तो मैं जहाँ इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हूँ, तो यहाँ की सबसे पहले मैं आपको सूरत हाल बताऊँगा कि IS को जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है, उनके इस पूरे रीजन के अंदर अब यहाँ पर एलानिया के कहा तो ये गया है कि 3 से 4 घंटे की लोड मैनेजमेंट, लोड शेडिंग नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि लोड मैनेजमेंट का। वो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो पूरे रीजन के लिए तकरीबन 1000 से 1200 मेगावाट है, लेकिन इनको जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो 200 से 250 मेगावाट जो है वो बिजली की कमी है। तो उस बिजली की कमी की वजह से IS को ज़राए का ये कहना है कि वो यहाँ पर लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को भी देखें तो बिल्कुल शहर के अंदर अगर हम देखें मुख्तलिफ सेक्टर्स में, तो 4 से 5 घंटे की मुख्तलिफ औकात में, ख़ास तौर पर शाम के टाइम पे ये लोड शेडिंग की जा रही है। बाकी अगर हम सराउंडिंग्स में देखें, विसिनिटी में देखें, तो वहाँ पर 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। और फिर जहाँ तक बात की जाए यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्शन की, कि ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी है पाकिस्तान के अंदर बिजली की, उसमें IPPs हैं, थर्मल है और दीगर ज़राए जहाँ से बिजली पैदा होती है, तो उसके हवाले से भी हमारे ज़राए का ये कहना है कि तकरीबन इस वक्त भी चूँकि पेट्रोल की कमी है, ऑयल की कमी है, इसके बावजूद भी 18 से 20 हज़ार मेगावाट जो है वो बिजली जो है वो उसकी प्रोडक्शन की जा रही है और उसको वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है मुख्तलिफ जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जो हैं उनको, और वहाँ पर उनकी अपनी एक लोड मैनेजमेंट है जहाँ पर वो कर रहे हैं। और ताहम इस्लामाबाद फिर भी बेहतर है बाकी इलाकों से, यहाँ क्योंकि यहाँ पर फिर भी जो है कम लोड शेडिंग हो रही है। जहाँ पर बात की जाए सेप्को में, हेस्को और फेस्को, बाकी जो दीगर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन हैं वहाँ पर और इससे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग भी की जा रही है। जैसे आपने बताया कि ना सिर्फ इस्लामाबाद में, लाहौर में और बाकी शहरों में भी मैट्रिक और नामी क्लास के जो है इम्तिहानात हो रहे हैं, तो उनमें भी तलबा को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस्लामाबाद तो चलो कुछ हद तक बेहतर है, यहाँ का मौसम ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। कि कुछ टाइमलाइन दी गई है कि कब तक ये लोड शेडिंग हो सकती है? कोई टाइमलाइन दी गई है? 10 सेकंड में अगर आप बता सकें।
देखें, टाइमलाइन के बारे में जब हमने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि अभी तक हम कोई चीज़ ऐसी हतमी नहीं बता सकते। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी प्रोडक्शन में, हम उसके बाद ये लोड मैनेजमेंट या लोड शेडिंग हम जिसे कहें, वो हम उसको बेहतर कर लेंगे। बाकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन से इस्लामाबाद फिर भी बेहतर है। ओके, ठीक है, थैंक यू Thank सो you, मच। sir. जावेद सोमरू साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई, लोड मैनेजमेंट का है या लोड शेडिंग का है, उर्दू में ट्रांसलेशन यही होगी कि बत्ती नहीं है, बिजली नहीं है। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, स्टे विद अस। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्यूअर्स, वेलकम बैक। और स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्म्ड सुबह का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वो होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस के बारे में बात की जाए तो हर टॉपिक हम लोग एंटरटेनमेंट और शुगल वाला नहीं ला सकते, क्योंकि कभी कभार बात इतनी कड़वी और इतनी ज़रूरी होती है कि उस पर रोशनी डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ गेस्ट कौन मौजूद हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा मसला कौन सा है। गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं मैम फौजिया विकार, फेडरल ऑम्बुड्सपर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट। और मसला जो आज मौजूद है हमारे पास वो ये है कि पाकिस्तान की एक और बेटी ने हरासमेंट से तंग आकर अपनी जान गंवा दी सुसाइड में। और ये मीरपुर ख़ास के एक अदद मेडिकल कॉलेज में हुआ है। लड़की के पेरेंट्स का ये कहना था कि हमारी बेटी को एक अदद टीचर के और उसके साथ मिलके एक और स्टूडेंट के साथ मिलके हरासमेंट का सामना है। हरासमेंट सिर्फ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट नहीं है, हरासमेंट सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं है। हरासमेंट ये चीज़ें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम किसी को ज़हनी तौर पे बिल्कुल तंग कर देना, टॉर्चर कर देना भी हरासमेंट होता है। सवाल ये है कि हु फेल्ड दिस स्टूडेंट, हम में से कौन जिम्मेदार है? क्या वो जो एक हरासमेंट कमेटी उस मेडिकल कॉलेज की थी वो जिम्मेदार है, हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या फिर वो तमाम इदारे जिम्मेदार हैं जो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि किसी भी लड़की को, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एक एम्प्लॉई है, चाहे वो घर में रहने वाली औरत है, एक हाउस वाइफ है, कोई भी औरत जो है उसको सेफ्टी और प्रोटेक्शन फील हो। हमारे साथ फौजिया साहिबा मौजूद हैं, तो ज़रा उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। फौजिया साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। Who failed this girl? क्या उस इदारे ने उसको फेल किया कि वो अपना मसला लेकर जब गई उस कमेटी के अंदर और उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने ये सोचा कि शायद खुदकुशी ही वाहिद ऑप्शन है? जी शुक्रिया। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि एक तालिबा की जान का ज़िया नेचुरली बहुत गहरी तशवीश का बायस है। पूरे मुल्क के जो फ्यूचर है इस पे तालिबात का हरासमेंट की वजह से ना सिर्फ अपनी जान लेना बल्कि कई दफ़ा इदारे छोड़ देना, ये एक असर डालता है। और हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि हुकूमत ने इसको, स्टेट ने, रियासत ने इस मामले को इतना अहम समझा है कि इस पर एक खसूसी कानून बनाया है। और मुझे इस वाक़े में जो अफसोसनाक बात ये लगी है कि वो तालिबा बार बार बता रही थी लोगों को, मगर इदारे ने, मीरपुर ख़ास का ये वाक़या सिंध का ये एक मेडिकल कॉलेज है, इदारे ने इस बात को इतनी सीरियसली नहीं लिया जो कि उसको लेना चाहिए था। और माँ बाप ने भी ये बात बावर कराने की कोशिश की कि ये बच्ची परेशान है हरासमेंट की वजह से, मगर इसको सीरियसली नहीं लिया। अल्लाह रहम करे और अल्लाह माफ़ करे। मैम, पाकिस्तान में हरासमेंट से रिलेटेड जो हैं वो क्या लॉज, क्या रूल्स मौजूद हैं? और मुझे एक बात बताएं कि ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं यूजुअली बड़े कनेक्टेड होते हैं, तो इस माफिया पे कंट्रोल पाया जा सके, क्या इस बात पे गौर किया जाता है? देखिए, 2010 में कानून आया था और तमाम सूबों ने वो कानून अपना लिया, यानी कि 2010 नहीं तो 11 में तकरीबन तमाम सूबों में ये कानून आ गया। उसके बाद उसके बाद बहुत ही एक बाअसर इदारा, एक जैसे कहते हैं ना कि विद अथॉरिटी इदारा कायम किया गया, जो कि फेडरल ऑम्बुड्सपर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट भी है, या कि सूबाई इदारे हैं हरासियत के ख़िलाफ़। उनको पावर्स ऑफ एक्सिक्यूशन भी हैं, यानी कि ना सिर्फ वो फैसला कर सकते हैं बल्कि वो अपना फ़ैसले को इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं। तो इदारे हमारे पास मजबूत मौजूद हैं। होता यह है कि कई दफ़ा लोग शिकायत लेके नहीं आते। इदारे भी, मेरे ख्याल से इदारों की भी शायद थोड़ी सी, हमारी भी कोताही है कि हम मॉनिटरिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएं, मगर ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हर इदारे में 2010 के बाद एक हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी, एक तफ्तीशी कमेटी का होना लाजमी है। वो हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी ये फैसला नहीं करेगी एकदम ही कि ये दरख्वास्त लेनी है कि नहीं लेनी। उस हरासमेंट कमेटी ने दरख्वास्त या कंप्लेंट लेनी है और वो लेके फ़ौरन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश शुरू करनी है। इसका एक बहुत तरीका कार दिया गया है, वो तरीका कानूनी है, सजाएं इसके अंदर कानूनी दी गई हैं। और
अगर वो कानूनी सजाएं नहीं, उन पे अमल दरामद नहीं होता, तो फिर वफाकी या अच्छा फौजी सूबाई साहब, अपेरेंटली इन दिस केस लेवल सिर्फ पे नाअहली कहना मुझे लगता है काफ़ी नहीं होगा, और ये एक ऐसा केस है जो सिर्फ सामने आ गया है। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो सामने नहीं आए। यहाँ पर नाअहली को मुजरिमाना गफलत कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि एक बच्ची की जान चली गई है। अब सवाल ये है कि कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा, कौन जो है ना उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा फौजी साहब, मैं एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी, अब ये केस तो हो चुका, उस बच्ची ने खुदकुशी कर ली है। अब सवाल ये है कि फॉस्पा की जुरिस्डिक्शन क्या है, या फॉस्पा के पास मैंडेट क्या है? क्या इस तरह के तालीमी इदारे में जाकर किसी इंक्वायरी को इनिशिएट कर सकता है फॉस्पा? जी, पहली बात तो ये है कि कानून जो है वो अमेंड हो चुका है, उसमें तरमीम आ चुकी है जिसके तहत स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात दोनों, चाहे वो मर्द हों, औरत हों या ख्वाजा सिरा हों, वो सब उसमें शामिल होते हैं। सिंध ने खास तौर पे वफाकी कानून को अडॉप्ट किया है, तो वहाँ पे तालिबात, तलबा सब उसमें हरासमेंट के कानून के ज़िम्रे में आते हैं, और हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी भी उस पर देख सकती है, और सूबाई मोतसिब का इदारा भी देख सकता है। अगर तलबा तालिबात ना भी किसी ऐसे सूबे में हों जिसमें कि तरमीम हुई है कानून में, तो फिर भी वो कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने जब लॉ अमेंड नहीं भी हुआ था, तो तब भी लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने 2019 में तालिबा का केस लिया था, और बल्कि उस पर बहुत एक कड़ी सजा दी थी, जिसको हम सब जिस पे हम सब करते हैं, उस पे रिलाय करते हैं अपना जजमेंट्स देने के लिए भी। बिल्कुल। अच्छा, इस केस का मैम स्पेसिफिक केस का क्या स्टेटस है, और क्या फॉस्पा इस इंक्वायरी को आगे बढ़ा रहा है? फॉस्पा किस तरह ट्रीट कर रहा है? देखिए, हम हर वक्त हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलके तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हमने मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट भी मंगवाई है, और यकीनन जो सूबाई मोतसिब हैं वो भी इसके अंदर इसको देख रहे होंगे सिंध के, और वो भी रिपोर्ट मंगवाएंगे ताकि खुदा न खास्ता फ्यूचर में ऐसे वाक़यात ना हो। अभी तो ये खैर कत्ल का सुसाइड का मामला है जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, तो पुलिस को तहकीकात करके हक़ाइक़ को सामने लाना चाहिए, और जो जो सज़ा के सज़ावार हैं उनको यकीनन सज़ा देनी चाहिए। हम भी इसको अब इनफैक्ट हमने ये पहले ही तमाम यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस, बशमूल मेडिकल कॉलेजेस को भेजा हुआ है, डायरेक्शन भेजा हुआ है कि इंक्वायरी कमेटी बनाइए, और फिर हमें इत्तला दें कि इंक्वायरी कमेटी बन गई है। हम इंक्वायरी कमेटीज़ की ट्रेनिंग भी करते हैं ताकि उनको मामले को समझना और उसके ऊपर तहकीक करना, तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फौजी साहिबा हमें Thank वक्त you. देने के लिए। और जितनी भी देखने वाली लड़कियां हैं, अगर आपको हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, तो फॉस्पा जैसे इदारे मौजूद हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे अगर आप उनको रीच आउट करते हैं तो। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नाम सामने ना आए तो आपकी प्राइवेसी को भी मेनटेन रखा जाएगा। ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं ताकि आप सेफ महसूस करें। ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ बोलें, अपनी आवाज़ उठाएं, अपने स्पेसेस को सेफ स्पेसेस बनाने में आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, टेक अप स्पेस। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, साथ रहिएगा। गाना आया तो हर किसी की ज़बान पर सिर्फ यही बात थी कि भाई वडेरे का बेटा जो है ना वो अली गुल पीर साहब ने जारी किया है, और वो बड़े तंजिया अंदाज के अंदर, मिजाक की चादर के अंदर लपेट के सच को जब वो सामने लेकर आते हैं तो आप इंजॉय भी करते हैं, एट द सेम टाइम थोड़ी देर के लिए रुक करना रिफ्लेक्ट भी करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है हमारे मुआशरे के अंदर, और अभी भी वो किसी से पीछे नहीं है। अब क्या किया अभी भी वो किसी से पीछे नहीं है। अच्छा, वडेरे का बेटा जो है ना, वो तो उन्होंने कॉल आउट किया एक वडेरा कल्चर को, ओवरली प्रिविलेज, जो अपने आप से नीचे के तमाम लोगों को छोटा समझते हैं, उस कल्चर को कॉल आउट किया। सबसे मजे की बात, यहाँ पे बाल और सेट और इनमें सरसों का तेल, मेरे सामने तुम सबकी मूछें हैं फेल। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था जो ताड़ू माड़ू गाना इनका सामने आया कि जिसके अंदर नजर की हया के बारे में इन्होंने बात की और इस पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट किया। कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अनकंफर्टेबल बना देते हैं स्पेसेस को, देख देख के, घूर घूर के, और खुद अली गुल पीर के दिल के करीब ये बड़ा प्रोजेक्ट है। और फिर उसके बाद अब जो गाना आया है इनका, वो भी एक अदद बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है सोसाइटी के पार्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है, एंड दैट इज कि हमारे यहाँ पे खूबसूरती, टैलेंट, स्किल, हर चीज का मेयार सेट कर दिया गया कि आपकी चमड़ी का रंग क्या होगा। और इस गाने का नाम है ब्लैक एंड ब्राउन। आपको क्या लगता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है सोसाइटी का जो ब्लैक एंड ब्राउन के अंदर मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये एग्जिस्ट करता है हमारे माशरे के अंदर। वो अंग्रेज कहते हैं ना, हमेशा ये बात की, अंग्रेज चले गए लेकिन वो अपनी मेंटालिटी यहाँ पर छोड़ गए हैं, तो ये मेंटालिटी से क्यों निकालना चाहते हैं भाई? हम तो बड़ा ओन करते हैं इसको। अली गुल पीर की तरफ चलते हैं। अली, ये कॉलोनियल मेंटालिटी से आप क्यों चाहते हैं हमारे लोग निकल जाएं भाई? क्यों जो है ना वो बड़ा अच्छा होना चाहिए।
क्योंकि ब्रिटिश राज को बहुत डेकेड्स हो गए खत्म हुए, पर हमारा जो यहाँ पे ब्रिटिश राज है वो अभी तक खत्म नहीं हो रहा। तो आई थिंक ये मसला बचपन से स्कूल में होता था, तो अंधेरी रात, सन्नाटा, ये ऐसे टाइप निकनेम मुझे बोले जाते थे, सस्ता Oh my प्रभु God. देवा। सो आई मीन गर्ल्स हैव इट टफर ऑब्वियसली फीमेल्स के लिए। तो वो कहते थे जैसे काली बिल्ली आगे से गुजर जाती है तो अली आगे से गुजर गया तो दिन रोज गुजरेगा। सो ऐसी चीजें Oh my सुनने को God. आपको मिलती है। और इट्स नॉट जस्ट ऑब्वियसली लेडीज के लिए, इट्स मच टफर। और जब मैं टीवी इंडस्ट्री में आया तो मैंने एक सिटकॉम किया था, तो वहां पे मेरी जो ऑपोजिट एक्ट्रेस थी वो गोरी थी, तो मुझे मेकअप आर्टिस्ट पूरा पाउडर लगा के मुंह पे गोरा करने की कोशिश करता था। तो मैं उससे बोलता था क्यों, तो कहता नहीं वो लाइटिंग नहीं होगी। तो मैंने कहा यार बाहर भी तो मॉर्गन फ्रीमन काम कर रहा है, जे इदरीस एल्बा को वाइट तो नहीं कर लेते जब वो वाइट इंसान के साथ सामने सीन कर रहा होता है। तो ये एक हमारा ऑब्सेशन है कि ब्यूटी मींस फेयर। जो हमारे टीवी बिल्कुल। इंडस्ट्री से लेके हमारे रिश्ते रिक्वायरमेंट में ये होता है कि फेयर कम्प्लेक्शन विद ब्लू पासपोर्ट। तो वो ऑल दीज थिंग्स आर अ बिग पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। सो आई थॉट कि जरूरी है कि इस पे भी गाना होना चाहिए। अच्छा, बहुत ये अच्छा तो किया आपने कॉलोनियल भाई। माइंडसेट के बारे में बात हो गई। वैसे एक अदद कमेडियन का रैंट मुझे याद है, अपने हॉलीवुड साइड से ही हैं। वो कहते हैं कि आई एम फ्रॉम केनिया, और मैं जब आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो ब्लैक्स ने ही मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यू लुक लाइक द अंडर साइड ऑफ द बेड एंड इफ यू स्टैंड नेक्स्ट टू अ बिल्डिंग यू लुक लाइक एन एली। हम जिल्द की रंगत से क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे? मैं ये सरप्राइज था जब मैंने ये गाना अपलोड किया, तो मुझे तकरीबन 100-150 कमेंट्स आए होंगे, मैसेजेस आए होंगे, जिनमें लोगों ने अपनी स्टोरी बताई कि बाहर वालों तो छोड़ो, अपने घर के लोग, अपने माँ बाप, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बचपन से ही बोला जाता है Normalize कि कर हम दिया। तो हाँ, गोरे हैं, बिल्कुल। तुम पता नहीं किस पे Colour। गए हो। हाँ। सो वो जो घर पे ही जो डिस्क्रिमिनेशन यू फील या इन्फियोरिटी आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाता है कि देखो बाहर नहीं खेलो, तुम काले हो जाओगे, फिर शादी कौन करेगा तुमसे, या तुम हम पेरेंट्स तो गोरे थे, तुम शायद पता नहीं किस पे गई हो, या हमारी हो भी या नहीं। तो ये जो Oh my God. सारे बचपन से हमें फीड ब्रेन वॉश किया जाता है ना कि यू आर लेस, अगर आप डार्क स्किन हो तो आप कमतर हो। तो वो चीज हमारे, बिकॉज देखे ना, ये जो 6-7 साल तक की उम्र तक जो आपको अपब्रिंगिंग दी जाती है ना, वो आपकी बिल्कुल। पूरी लाइफ चलती है आपके साथ। तो इसलिए फिर ये ब्रांड्स बेनिफिट करते हैं, क्रीम्स बेनिफिट करती हैं आपकी इस इनसिक्योरिटी पे, और बिजनेस कमाती हैं बिलियंस ऑफ रुपीस का, कि वो आपकी इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करती हैं कि अच्छा, देखें आप I'm गोरी very रहेंगी, glad, गोरी हो। अली आपने इस चीज़ की बात की कि जो कंपनीज हैं, कैपिटलिज्म के दौर में हम रह रहे हैं, कि वो आपकी इनसिक्योरिटी पर कैपिटलाइज करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो जिस तरीके से मार्केटिंग करती हैं उसके अंदर वो हमारे सेलिब्रिटीज़ शामिल होते हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, और वो उस चीज़ को समझते भी हैं। उसके बावजूद इफ़ दे आर बीइंग यूज्ड सिर्फ कुछ पैसों के लिए कि किसी की इनसिक्योरिटी के ऊपर कैपिटलाइज किया जा सके। आप क्या समझते हैं? आप खुद भी एक सेलिब्रिटी हैं एंड यू आर डूइंग दिस, माशाल्लाह। आप अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, एक चेंज के लिए काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दूसरे सेलिब्रिटीज़, उनका हमें इम्पैक्ट नेगेटिव नज़र आता है। क्या जिम्मेदारी समझते हैं आप सेलिब्रिटीज़ की? देखिए, अब मैं आई डोंट नो, आई कैंट आंसर फॉर अदर पीपल कि वो क्यों करते हैं या क्या करते हैं। शायद पैसे बहुत अच्छे होते हैं, चेक अच्छा होता है, या उनको इन चीजों से मैटर नहीं है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि देखें, इफ यू आर इन अ पब्लिक डोमेन, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोलता कि पब्लिक डोमेन है तो आपको हमेशा मैसेज वाली बात करनी चाहिए। कुछ लोग एंटरटेनर हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ कॉमेडी करते हैं, कुछ लोग हैं सिर्फ एक्टर हैं और उनको कोई मैसेज नहीं देना, दैट्स ऑल्सो फाइन। बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो अगर मैसेज जब दे रहे हो तो आप उस चीज पे क्या मैसेज दे रहे हो। Right. बॉडी पॉजिटिविटी के खिलाफ नहीं जाए, आप भले उसके बारे में बात करें। आई थिंक हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन क्या बोल सकता है, हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा अली, कि हम क्या ये जो वीडियो है बड़ी डिफरेंट सी वीडियो बनाई है इस दफ़ा आपने, क्योंकि मैं देख रहा था ट्रांजिशंस वगैरह और किस तरह से चीज़ों को मल्टीप्लाई करके एक लाइन बनाई हुई है और एक मैसेज दिया जा रहा है बड़े ज़ोर से। इस वीडियो की प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करें, किस तरह आपने प्रोड्यूस की? मुझे कुछ जगह पे लग रहा है कि AI भी यूज़ हुआ है, बड़ा क्रिएटिवली यूज़ हुआ है, और आखिर में कोई मैसेज हो जो आप देना चाहें? जो भी बड़ी जंगें हुई हैं, कॉलोनाइजिंग हुई है, गोरों ने की है, तो गोरों से ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो। अपनी सोसाइटी में हमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, हमारा कल्चर, हमारा हॉस्पिटैलिटी, हमारी जुबान, हमारा लिटरेचर,
प्लीज अपनी चीज को पढ़ें, बी प्राउड ऑफ हु यू आर एंड डोंट ट्राई टू बी एनीवन एल्स। माओ को तो स्पेशली मैसेज है, अपने बच्चों से प्यार करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि दुनिया बहुत टफ है। तो अगर आप घर से ही उस बच्चे को बोलेंगे कि आप काफी नहीं हो, आप कम तर हो। अली, तो अगर हम बच्चा क्रक्स आगे निकाले ना पूरी कॉन्वर्सेशन का या इस इशू को जो हमने डिस्कस किया मुजम्मिल, वो यही निकलता है कि भाई आपके घर से आपको अगर सेफ माहौल मिल रहा है ना, घर आपके लिए सेफ स्पेस है जहां पर आप यू कैन बी योरसेल्फ, देन आप एक ऐसी शख्सियत बन के निकलते हैं जो दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। अदरवाइज आपको घर से ही इनसिक्योरिटीज मिल जाएंगी तो फिर दुनिया में जो मर्जी होता रहे, आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। अली, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गॉड स्पीड, इसी तरह से काम करते रहिए, हमारे जो इस तरह के इश्यूज हैं ना उनको हाईलाइट करते रहिए, कॉल आउट करते रहिए, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इन सब चीजों की। ओके, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना कुछ टेम्परेचर, कुछ मौसम से रिलेटेड बातें हैं हमने करनी है। और क्योंकि गर्मियों का मौसम जहां अपने साथ धूप, नमी और पसीना लेके आता है, वहीं पे हमारी जिल्द के लिए भी कई मसाइल ऐसे हैं जो पैदा हो जाते हैं गर्मियों के अंदर। आम तौर पर इन मसलों में सबसे आगे जो बच्चों को होता है वो होता है गर्मी के दानों का, जिसको कभी कभार आम पे भी ब्लेम किया जाता है। लेकिन आम के मज़े के बगैर मैं कहता हूँ गाइस, आप लोगों ने अगर नहीं इंजॉय किया अपना समर तो आपके समर्स नहीं थे। अच्छा, ये चले गर्मी दाने जो हैं अगर आम की वजह से वो तो हमें मंजूर है, लेकिन अगर सूरज की शुआओं की वजह से और गर्मी की वजह से आपके चेहरे पर मुलाजमा हो रहा है, आपको स्किन टैनिंग हो रही है, और समटाइम्स कुछ लोगों को ना मुजम्मिल ड्राइनेस भी शुरू हो जाती है, वो कबूल नहीं है, ये कंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या क्या एहतियातें होनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, ये जान लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अलमास इकबाल साहब मौजूद हैं। और मैम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके और कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर अलमास के बारे में बता देते हैं, वो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड एस्थेटिक फिजिशियन हैं। ग्लैड टू हैव यू। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, मैं ये जानना चाहूंगी कि भाई गर्मी, हम जानते हैं कि मौसम तब्दील होता है तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ऐसा है कि हर चीज अडेप्ट करती है। क्या मिलाजमा होना, टैनिंग होना, इज इट नॉर्मल या फिर इसको कंट्रोल किया जा सकता है गर्मियों के मौसम के अंदर? दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और इस चीज़ को ही मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी कि देखें, मिलाजमा की बहुत सारी वजूहात होती हैं। गर्मी इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो उसको एग्रवेट करती है। हमारी जो कॉमन स्किन टाइप्स होती हैं, क्योंकि हम एशियन स्किन टोन में आते हैं ना, तो हमारी स्किन टाइप होती है फ्रॉम 3 till 5। अब जब 3 till 5 होती है, दैट मीन्स वी आर वेरी मच लाइकली टू हैव टैनिंग, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो सकती है। और उसी वजह से हमारी स्किन पे जब हम प्रोटेक्शन नहीं करते, हम बहुत सारे ऐसे मिसयूज ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं जो कि हमें नॉर्मली नहीं अप्लाई करने चाहिए विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन के, तो हम खुद को मिलाजमा करवा देते हैं। और जब हम उसकी प्रोटेक्शन नहीं करते तो उसी वजह से जब हमारे वेदर में, स्पेशली आप देखेंगी कराची है या इस्लामाबाद है जहाँ पे बहुत ज़्यादा, या कोयटा में जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत हाई पीक आती है और उसी में वो मिलाजमा और आपकी टैनिंग जो है वो ट्रिगर आउट हो जाती है। अच्छा मैम, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि बगैर हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट किए, कि स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किए कि जो चीज़ें यूज़ करते हैं शेल्फ्स पे, नाइसिनामाइड, मुख्तलिफ एसिड्स, आपके अल्फा आर्ब्यूटिन जैसे केमिकल्स, और ये तमाम चीज़ें सीरम्स की शक्ल में ला के पेश की जाती हैं। ये चीज़ें हम उठाते हैं और ला के कभी अपने मुंह पे मल रहे हैं, कभी अपने हाथ पे मल रहे हैं, डेली यूज़ कर रहे हैं, इसका साल यूज़ कर रहे हैं। इज इट सेफ? आर दीज केमिकल्स सेफ और शुड वी कंसल्ट समवन? No, it is not safe for everyone. See, skin type अल्लाह ताला ने हर किसी को बहुत डिफरेंट दी हुई है। कोई गोरे हैं, किन का रंग व्हीटिश है, किन का रंग डल है, कोई कोमेडोजेनिक होते हैं, मतलब उनकी स्किन बहुत प्रोन होती है कि उनको एक्नी हो जाए, और किसी की स्किन बहुत सटल रहती है, ठीक रहती है। लेकिन होता क्या है कि व्हेन यू गो ऑफ द कफ, खुद ही से शेल से उठाया, ये उठाया, एक्टिव्स यूज कर लिए अपने चेहरे पे, तो आप अपने स्किन बैरियर को डिसरप्ट कर देते हैं। जो एक उसने मेंटेन किया होता है ना, आप उसको ऑफ द कफ लेके जाके ऊपर की सुपरफिशियल लेयर्स को उड़ा देते हैं और फिर आपको एकदम से बहुत ज्यादा एक्नी हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं कि हमने तो खुद से ही ये एक्टिव्स यूज कर लिए थे, अब इन एक्नी का हमने क्या करना है। राइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मैंने किसी टीवी के ऊपर डिस्कस करते हुए किसी को नहीं सुना है, बट आई रियली वांट टू नो कि आपने एशियन स्किन टोन की बात की, वी आर ब्राउन्स, मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है हमारी स्किन के अंदर।
क्या मेलानिन स्किन के लिए बेहतर है, अच्छा है? क्यों मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखें, वहाँ पर अगर स्किन लाइट है तो वहाँ पर स्किन कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। क्या मेलानिन हमें स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, और इसको तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा किया हाईलाइट करके कि हमारी स्किन टोन्स हमेशा एक कॉम्प्लेक्स में रहती हैं कि भाई हम क्यों बाकियों से गोरे नहीं हैं, फलाने का रंग तो ऐसा है, फलाने का रंग ऐसा है। लेकिन यू शुड ऑलवेज नो कि मेलानिन आपको अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन के तौर पे दिया हुआ है। जो गर्म इलाकों में पैदा होते हैं या जो हमारे मुल्क का एनवायरनमेंट है, उसमें हमारे लिए मेलानिन होना एक कुदरत की तरफ से एक हमारे लिए बहुत मैं कहूँगी कि समझें कि अल्लाह की एक नेमत है जो हमें कैंसर से, तो सिर्फ कैंसर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमें बचाता ही बचाता है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो अंग्रेज होते हैं उनको फ्रैकलिंग बहुत ज्यादा होती है, उनके चेहरे पे झाइयां बहुत जल्दी नुमाया हो जाती हैं, या उनकी स्किन सैग आउट बहुत जल्दी कर जाती है कि उनकी डीप फरोइंग हो जाती है, स्किन लटकना जल्दी शुरू कर देती है। दिस इज ऑल बिकॉज उनकी स्किन में मेलानिन नहीं है जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सके। जब हम ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ स्किन के कैंसर्स जिनको हम आम जबान में मेलानोमा या बेजल सेल कार्सिनोमा कहते हैं, इनकी हद बहुत ज्यादा है, जस्ट बिकॉज कि वो मेलानिन नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट कर सके वहाँ पे। लगता है ये डिजाइन इनसिक्योरिटी है जो हम लोगों के दरमियान डाली गई है। एक चीज जो अल्लाह ने आपके लिए तोहफा बनाकर रखी थी, उसको कह दिया गया है कि आपका सबसे बड़ा नक्शा है कि अगर आपका रंग सांवला है या काम है। अच्छा, मैं आपसे सनस्क्रीन के बारे में बात करना चाहता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग रेमेडीज वगैरह की तरफ आएंगे जिसमें होम मेड भी हैं और दूसरी मेडिकल क्लिनिकल रेमेडीज भी हैं। जो सनस्क्रीन है उसके बारे में बात ये भी की जाती है कि कुछ कॉन्टेंट्स, कुछ SPFs और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सेफ नहीं है प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के लिए। आपको इस बारे में क्या कहना है कि ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी है या इसके पीछे कोई फैक्ट भी है? नहीं, इसको मैं थोड़ा क्लियर आउट करना चाहूंगी। देखिए, स्किन जो है ना, इट्स अ वास्ट स्पेक्ट्रम। स्किन में आपकी जो है डिजीजेस अलग होती हैं और स्किन की बेसिक प्रोटेक्शन अलग होती है। अब बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिनमें स्किन की डिजीज है जो कि सनलाइट से एग्रावेट होती है। उसमें मैं कुछ नाम आपको बता दूं, जैसे SLE एक डिजीज है, DLE डिजीज है, फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस होता है, जो कि आप जब भी धूप में जाएंगे आपकी स्किन रिएक्ट करके उस पर बहुत सारे निशानात बन जाते हैं। उन सूरतों में आपके लिए मस्ट होता है कि आप SPF हायर क्वांटिटी में यूज करें ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करे। जैसे कि हम उसमें यूजुअली 50 अबव, कभी कभी हमें 100 SPF भी देना पड़ता है। बट अगर एक आम स्किन है जो कि स्किन, अच्छा मैं यहाँ पे ना एक और चीज क्लियर करूँ, लोगों को ये होता है कि अगर हम सन ब्लॉक लगा रहे हैं फिर भी हमारा रंग सांवला हो रहा है, हम टैन हो रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? सन ब्लॉक का काम सिर्फ आपको सन बर्न से बचाने का है, दैट्स इट। उसका कोई और काम नहीं है, ना वो टैनिंग से बचाएगा आपको, ना वो सांवले होने से आपको बचाएगा। उसका काम है कि वो आपको प्रोटेक्शन दे बेसिक सनबर्न से। तो जो नॉर्मल हेल्दी स्किन होती है उसके लिए 30 SPF और 50 SPF इज मोर देन एनफ, लेकिन मस्ट सबके लिए है ताकि हमारे टेम्परेट जोन्स में हमें वो सनबर्न ना हो। ओके, नाउ व्हाट टू डू? रेमेडीज क्या हो सकती हैं? एक तो एक नेचुरल कलर हमारा है जिसमें मलाजमा हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर गर्मी या फिर सनलाइट मलाजमा को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देती है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है डॉक्टर अलमास? देखें, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप मेलाजमा का रूट कॉज देखें। हमारे यहाँ पे जो ज्यादा मेलाजमा रिपोर्ट होता है, जब मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि आप बेसिक अपना ब्लड टेस्ट करा के आए, तो उनका पहला सवाल होता है, डॉक्टर मेलाजमा के लिए हम ब्लड टेस्ट क्यों कराएं? मेलाजमा के लिए ब्लड टेस्ट कराना इसलिए जरूरी होता है कि मेलाजमा का एक फैक्टर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी, तो हमें वो भी रूल आउट करना होता है कि क्या आप आयरन डेफिशिएंट तो नहीं है। तो पहले आपने कॉजेज रूल आउट करने हैं कि क्या आपने क्रीमों की वजह से आपको मेलाजमा आया है, या आपको प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेलाजमा आया है, या आपको आयरन डेफिशिएंसी से मेलाजमा आया है। अगर तो आपका कोई भी अंडरलाइन कॉज है तो पहले रूट कॉज को ट्रीट करना बहुत लाजिम है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है सन प्रोटेक्शन एंड हीट प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन तो लोग बहुत आम कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं करते वो करते हैं हीट प्रोटेक्शन। अब किचन में लोग जा रहे होते हैं ट्रीटमेंट्स लेने के बाद, लेकिन किचन में वही आप हीट के आगे बार बार खड़े होते हैं, बहुत ज्यादा आपका एक्सपोजर होता है, और फिर पता है डॉक्टर अलमास, फिर वो डॉक्टर के ऊपर भी इल्जाम होता है कि मैं तो अभी ट्रीटमेंट करवा के आई थी और देखो ये क्या हो गया मेरी स्किन के साथ। अच्छा, साथ भी रहिए डॉक्टर अलमास, हमारे साथ लाहौर से एक लाइव कॉलर मौजूद है, ज़हरा, तो उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, कैसी हैं आप? क्या सवाल है आपका?
बिल्कुल ठीक। जी ज़ारा बताइए, हम सब आपको सुन रहे हैं, क्या सवाल, क्या कहना चाहेंगी? जी एक्टिंग मेरी एक्टिंग बहुत है फेस पर। क्या हो रहा है, दोबारा से बताइए। एक्नी बहुत है उसके फेस पर, बहुत दाने। एक्नी बहुत ज़्यादा है। आपने अभी तक कोई टेस्ट करवाया है, कोई चीज़ इस्तेमाल की जिसकी वजह से एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है? कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं। कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं। चलें, अच्छा, आपका सवाल हम डॉक्टर साहब के आपकी पास एज लेके बता जाते दीजिए, हैं। फिर हम डॉक्टर अलमाज से पूछते हैं इसका हल। आई थिंक ज़ारा I think we've lost चली contact गई with है। her, yes. जी, ज़ारा का मुकम्मल डायग्नोसिस तो नहीं हो सकता टीवी के ऊपर, लेकिन एक्ने से बचने के लिए जनरली क्या किया जा सकता है डॉक्टर अलमास? देखिए, एक्नी की अगेन मैं यही कहूँगी, एक्नी के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। टीनेज एक्नी एक अलग चीज़ होती है। टीनेज यूजुअली जेनेटिक इन्फ्लुएंस से होती है। अगर आपके पेरेंट्स को एक्नी था, आपके अब्बू या अम्मी में से किसी को एक्नी था, भाई-बहनों में से किसी को एक्नी था, तो उसको हम लेबल करते हैं कि वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से आपके इतने ज़्यादा पोर्स एनलार्ज होते हैं कि सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और आपको भी एक्नी होता है। एंड अदर रीज़न जो हम कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आजकल की यंग लड़कियाँ टीवी पे एक्टिव स्टिक के विटामिन सी है, विटामिन डी है, नियासिनामाइड है, एज़ैलिक एसिड है, जो भी है उठा के वो चेहरे पे लगा देती हैं एंड उनको ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। जहाँ तक बात रही, हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आजकल हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ जा रही है। बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं। जंक फूड की वजह से आप देख रहे होंगे कि ओबेसिटी में उनको पीसीओएस बहुत रिपोर्ट होता है, जो कि आपकी सिस्ट बन जाती हैं ओवरीज पे। और वो भी एक रीजन है कि बच्चियों को बहुत ज्यादा यंग एज में या एक्नी आपके चेहरे पे, स्पेशली आप चिन के एरिया पे और लोअर फेस पे आप उनको एक्नी रिपोर्ट होते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले अगेन मैं इनको यही कहूंगी कि लाहौर में ये नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको पहले ही अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं ताकि वो इनको अच्छे से एवेल्युएट करें कि आखिर इनका कॉज क्या है। और ट्रीटमेंट हमेशा जो है ना, हम एक्नी की सब टाइप पे देते हैं। एक्नी पस्चुलर है या कॉमिडोजेनिक है या नोड्यूलर एक्नी है, ट्रीटमेंट आपकी उस हिसाब से होती है। ठीक है। जहां तक होम केयर की बात रही, होम केयर में देखें, ओवर एक्सफोलिएशन भी जरूरी नहीं होता। आपने एक्सफोलिएंट हमेशा जो है ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक यूज करना होता है। डॉक्टर की रेकमेंडेड ट्रीटमेंट का पूरा टाइम इस्तेमाल करना होता है। कभी कभी लोग उसको हाफ वे छोड़ देते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली लें और अपनी स्किन केयर जो है वो भी डॉक्टर के मशवरे से यूज करें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर अलमास हमें ज्वाइन करने के लिए और इतना अच्छा इनपुट देने के लिए सारी सिचुएशन के ऊपर। बड़ा ज़रूरी पॉइंट जो है, ब्रेक पर जाने से पहले वो मैं ये उठाना चाहूँगी कि भाई टीवी पर आप जो कुछ भी देखते हैं ना, इवन अगर आप मुझे भी इस वक्त देख रहे हैं, मैंने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है, अदरवाइज एक्ने भी मौजूद है, स्किन टेक्सचर भी मौजूद है, अनइवन स्किन टोन भी मौजूद है, एंड इट इज़ नॉर्मल। ये चीज़ डिसाइड नहीं करती है कि आपकी वैल्यू या आपकी वर्थ क्या है। लेट्स ट्राई टू बी हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन आवर ओन स्किन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि स्किन का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है। आप सिर्फ बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, स्किन को ख्याल रखें। ये जो मेरे साथ बैठे हुए बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, इनको मैंने आज ही मेकअप रूम के अंदर गया कि स्किन के साथ इस तरह से मत कीजिए। स्किन एक हमारी एक प्रोटेक्शन की लेयर है जो अल्लाह ताला ने बनाकर भेजी है, और इसका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और जहाँ पे हम लोग बात करें खबरों की, तो वहाँ पे हम लोग खैबर पख्तूनख्वा को साइड पे नहीं रख सकते, क्योंकि सबसे हैपनिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सियासत है खैबर पख्तूनख्वा की। और हमारी आवाम जिसको चिली मिली बहुत पसंद है, उनको खैबर पख्तूनख्वा की खबर भी बहुत पसंद होती है। तो एक मरतबा फिर हलचल शुरू हो चुकी है, जहाँ कानूनी कार्रवाइयाँ और सियासी सरगर्मियाँ बैक वक्त खबरों की जीनत बनी हुई हैं। वहाँ पर इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ अदम हाज़िरी पर एक अदद नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं अपना रैंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक टेंशन वाला मसला है, एक सीरियस मसला है। तो मैं एड्रेस करूँगा आयशा यूसुफ को कि आयशा, आपको क्या लगता है बहुत महज़ब अंदाज में कि क्यों नहीं आ रहे वो? अब मुझे लगता है वो मसरूफ़ होंगे, गवर्नेंस के कितने ज़्यादा मामलात होते हैं, लेकिन ये मेरे से बेहतर जवाब जो ना शफकत अयाज साहब दे सकते हैं, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम खैबर पख्तूनख्वा हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि भाई आखिर क्यों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेश नहीं हो रहे हैं अदालत में। थैंक यू सो मच शफकत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। यही सवाल, क्या मसरूफियात हैं सुहेल आफरीदी साहब की, वो क्यों अदालत में पेश नहीं हो रहे? जब ये FIR काटी गई और उनके ऊपर एक केस बना, तो हमने पेशावर के हाई कोर्ट से उस बेल लिया
और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने फिर उस केस को रोका भी। जब एक अदालत में केस चल ही रहा है और वहां से उनको इस्तिस्ना हासिल हो चुका है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैसे जो है ना उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी होती है। तो मेरे ख्याल से ये सियासी इंतकाम है, ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तजलील है। मेरे ख्याल से इसके खिलाफ हमने बेल भी लिया हुआ है, और दूसरी बात ये कि हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे कि क्यों जब भी हम किसी तहरीक का आगाज करते हैं, कोई जलसा करते हैं, तो फिर किसी भी अदालत के से जो है ना हमारे खिलाफ या हमारे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस आ जाता है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर उन्होंने गिरफ्तार करना भी है, चलें, वैलिड पॉइंट आर्गुमेंट आपकी तरफ से ये है कि एक प्रोसेस जो ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर किस तरह से दूसरा प्रोसेस इंटरवीन हो सकता है। खैर पख्तूनख्वा की अवाम की तजलील है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, रिकॉर्डेड। गिरफ्तारी अगर अमल में आ जाती है, पार्टी का उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, क्या लाए अमल तय करेगी पार्टी? फिर तो जाहिर बात है, देखें ये खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ अवाम की तजलील होगी, तो जाहिर बात है फिर पूरा सूबा जो है वो निकल आएगा, और हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए। ये हो ही नहीं सकता, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है, ये सिर्फ डराने की बातें हैं कि शायद हम जो जलसे करने जा रहे हैं उनको रोका जाए, और ये जो है अवाम में ये तशवीश पैदा करे कि शायद हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं कर सकते गिरफ्तार वो। ठीक है, अच्छा आप खुद ही जलसों की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो 19 अप्रैल को जो ऐलान किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जलसा होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कितनी कामयाबी के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक कितने लोगों की शिरकत जो है वो मुतवक्के है? इंशाल्लाह ये जलसा कामयाब होगा। आप देखेंगे कि इमरान खान के लिए हमेशा लोग निकलते हैं, ना ये चीफ मिनिस्टर के लिए, ना किसी हमारे और लीडरशिप के लिए ये निकलती है। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम जब निकलती है तो ये इमरान खान के लिए निकलती है। और आप देखेंगे कि 19 तारीख को हम एक तारीखी जलसा करेंगे और एक पैगाम देंगे कि यही जलसा अगर हम इस्लामाबाद और पिंडी में अनाउंस करते हैं तो वहां पे इससे भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये सिर्फ सूबे के लेवल पे होगा और फिर पूरे पाकिस्तान। लेट्स सी कि मर्दान के अवाम जो है 19 अप्रैल को निकलते हैं या नहीं निकलते, और बाकी मुल्क से वहां पर पीटीआई के सपोर्टर्स पहुंचते हैं इस जलसे में शिरकत करने के लिए या नहीं। थैंक यू सो मच। शफकत अयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आपने मेरे से सवाल किया था कि क्या लगता है मुझे कि क्यों नहीं आ रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब। तो सोहेल आफरीदी साहब बड़े अहम फैसले करने में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया गया, वो ये कि सरकारी मुलाजमीन की गैर मुल्की शहरियों से शादी पर पाबंदी आयद करके शराइत भी रख दी गई हैं। कुछ नई कंडीशंस जो हैं वो प्लीज बता दीजिए। अच्छा, नई कंडीशंस जो रखी गई हैं, इनके तहत अब सरकारी एहलकारों को गैर मुल्कियों से शादी करने के लिए सबसे पहले अपने आप का नोटिफिकेशन जाके देना पड़ेगा। भाई आई एम अबाउट टू मैरी समबडी हू डज नॉट बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, इजाजत लेनी पड़ेगी। तो आपको आपके अम्मी अब्बू की इजाजत की भी जरूरत है, और आपको गवर्नमेंट तो सबसे पहले आपको लड़की की इजाजत की जरूरत है, फिर अम्मी अब्बू की, और उसके बाद अच्छा ये मैं इस पे एक अदद पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हाई सीट्स में पोजीशन लोग यूजुअली मुख्तलिफ ट्रैप्स का शिकार हो सकते हैं। आपका दुश्मन आपकी लाइफ में कोई प्लांट कर सकता है, ऐसा शख्स कि जो आपसे सीक्रेट्स निकलवाने में, आपके थ्रू कोई पॉलिसी इन्फोर्स कराने में कामयाब हो जाए। देखिए ना, आप मोहब्बत में शादी कर रहे हो, सामने वाले की मैल इंटेंशंस हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नोटिफिकेशन जो अब सामने है इसके मुताबिक अगर कोई सरकारी मुलाजिम ये चाहता है कि वो किसी गैर मुल्की से शादी करे तो हुकूमत की इजाज़त के बगैर अगर वो कर लेता है ऐसा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट सर्वेंट्स के एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2011 के तहत उसके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कवायद ये भी बताते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को गैर मुल्की शहरी से शादी के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त देनी होगी, जो मुताल्लिका इंतजामी महकमे के जरिए जमा करवाई जाएगी। अच्छा, अगर जब कोई इंसान जो है वो रिश्ता देखे और वो जल जाए देख के कि यार कितनी खूबसूरत है भाभी हमारी, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ बढ़ते हैं कि ब्रेक की तरफ जाते हैं तो होती है मुलाकात। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क भर में इस वक्त जारी हैं मैट्रिक के इम्तहानात, और मैट्रिक के इम्तहानात से कई तरह की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, और कुछ खबरें जिनको हम एक्सपेक्ट पहले भी कर रहे थे। वो एक शहर है या एक सूबा कह लीजिए, क्योंकि अक्सर वहाँ से इस तरह की खबरें आती हैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन वहाँ पर हो रहा होता है। मैं बात कर रही हूँ कराची की, या ओवरऑल सिंध की भी बात कर लीजिए। मैट्रिक के इम्तहानात, और वहाँ पर पहले रोल नंबर स्लिप स्लेट पहुँची जिसकी वजह से डिले करना पड़े इंतजामात या इम्तहानात। अब ये खबरें आ रही हैं कि जनाब पर्चे जो है ना वो तकरीबन रोज़ाना ही लीक हो रहे हैं। पर्चे से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 1-2 घंटा पहले जो है ना जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बच्चों के पास पहुँच जाता है, और उनके पास पहुँचने की वजह से डेफिनेटली उसकी क्वालिटी जो है वो वैसी नहीं
नहीं रहती। अब इसकी रीज़न क्या है, ये समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं इंतजामात क्यों मसाइल का शिकार हैं, क्यों ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर सामने नहीं निकल के आता है। इसके लिए हमारे पास मौजूद हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची गुलाम अली सोह साहब हमारे पास। सर, बात तो ये जिस तरह से आयशा ने अभी कहा कि पर्चे लीक हो रहे हैं, कभी आपकी स्लिप्स लेट पहुंच रही हैं, ये इश्यूज जो आ रहे हैं ये एक्चुअली इश्यूज आ कहाँ पे रहे हैं, मसला है क्या? क्योंकि पर्चे लीक होना, तैयारियों के अंदर फिर बच्चों का टाइम टेबल आगे पीछे हो जाना, प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रहा है? पर्चा आउट नहीं हुआ, उसके लिए हमने स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाया हुआ है, कंट्रोल रूम बना हुआ है। और जब पेपर प्रिंटिंग में जाता है, हमारी इन हाउस प्रिंटिंग फैसिलिटी है। 6 बजे से लोग वहां जाते हैं, उसके बाद 8 बजे सुबह से निकलते नहीं है, और 8 बजे 8:30 बजे हम हब सेंटर्स को भेजते हैं पेपर्स। और जैसे पेपर हब सेंटर्स वाले यहाँ लेके निकलते हैं तो हम उनके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और कंट्रोल रूम से उनसे राब्ते में रहते हैं। कोई ऐसी शिकायत हमारे पास नहीं आई कि पेपर वक्त से पहले लीक हुआ हो। गुलाम हुसैन सोह साहब, आप स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट्स ये हैं, जो ग्राउंड में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कि ये मैकेनिज्म इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कल भी पर्चा लीक हुआ था और अभी भी खबरें आ रही हैं कि पर्चे लीक हो रहे हैं। तो क्या ये जो आप बता रहे हैं ये आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पर्चा बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा? हमारे यहाँ ये है कि मेरे 925 हब्स बने हुए हैं, हब्स के साथ 20-25 सेंटर्स एसोसिएटेड हैं। सो हर जो मेरे हब ऑफिसर जो है वो 10 मिनट या 20 मिनट पहले पेपर देता है सेंटर वाले को। सेंटर में जब पेपर पहुंच गया, लाजमी 9 बजे 9:30 बजे पेपर शुरू होना है, तो वो पेपर ओपन होता है 9:20 पे 9:25 पे। इस वक्त अगर फोटो निकाल के कोई शेयर कर रहा है, दिस इज नॉट अ पेपर। आयशा ने अभी यही बात कही है कि बिल्कुल इसी की स्टार्टिंग में आयशा ने ये कहा कि 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले या 1-2 घंटा पहले। 15 मिनट भी बहुत टाइम होता है कि आपके पास कोई चीज आ गई और आप उस हिसाब से, स्टूडेंट रह चुके हैं, हमें पता है पेपर देने आप जाते हैं तो लास्ट मोमेंट तक हम बुक लेकर बैठे होते थे। 15 मिनट पहले अगर मेरे पास पेपर आ गया तो मुझे तो पता चल गया कि मैं क्या क्या लिख सकती हूँ। तो व्हाट इज हैपनिंग विद द क्वालिटी एजुकेशन? इस बदनज़मी को ये क्यों हो रही है और इसको किस तरह से इरेडिकेट किया जा सकता है? किस तरह से इस मसले का हल जो है वो ढूंढा जा सकता है? इसको, इस प्रॉब्लम को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? मैं नहीं समझता कि हमारा पेपर इतना कुछ आसान है, और 15-20 मिनट का मार्जिन मैं समझता हूँ इसको भी हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हम 10 मिनट पहले अब कोशिश करेंगे कि हब से सेंटर की तरफ पेपर मूव करे। मीनवाइल जो है, तो देखो मैं ये कहूँगा कि पेपर 9:30 बजे शुरू होना है, लाजमी वो पेपर 9:15 पे या 9:20 पे 9:25 पे ओपन होगा। जैसे ओपन होता है तो यू हैव मोर देन 521 सेंटर्स हैं, उसमें हजारों टीचर्स हैं के मुख्तलिफ माइंड सेट के लोग होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि इंप्रेशन देने का पेपर लीक हो है, लेकिन हमारी पूरी एफर्ट्स हैं। तो गुलाम हुसैन साहब, आपका जितना कैजुअली आप जवाब दे रहे हैं ना, इट इज हाईली क्वेश्चनेबल। ये सवाल होना चाहिए 521 सेंटर्स, एग्जैक्टली आप 15-20 मिनट को भी आप ये समझ रहे हैं कि इट्स नॉर्मल, इतनी बड़ी कोई बात नहीं और पर्चा इतना आसान नहीं होता। अब सवाल ये कि 15-20 मिनट पहले भी अगर ये बदनज़मी हो रही है तो हो क्यों रही है, इसे रोका क्यों नहीं जा रहा, या फिर कैसे दुरुस्त किया जा सकता है इसको? मेरा काम क्या होता है कि पूरा साल जो क्लासरूम में, स्कूल में लर्निंग टीचिंग ट्रांजिशन हो रही थी, वो कितनी इफेक्टिव है वो मुझे असेस करनी है। आया मेरे रेस्पेक्टेड टीचर्स ने, मेल और फीमेल ने, क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने से पहले जो करिकुलम में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उनको उन्होंने अंडरस्टैंड किया? क्या टेक्स्ट बुक में जो मटेरियल है उसको उन्होंने अंडरस्टैंड किया? जाके क्लासरूम में इफेक्टिवली डिलीवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अगर इफेक्टिवली डिलीवर कर रहे हैं क्लासरूम में, आप मुझे ये बताएं। साहब, ये जो मामला है ना, ये चलते चलते शुरू हुआ, शुरू होने से पहले का चल रहा था, अब एग्जाम्स भी चल रहे हैं, अब एग्जाम्स इसी मामले के साथ, इन्हीं मामलात के साथ चलते चलते अपने अख्ताम की तरफ भी जा रहे हैं। रोल नंबर स्लिप्स का प्रॉब्लम अपनी जगह, सहूलियात का ना होना अपनी जगह, इम्तानी मराकज़ में इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेसेस होना अपनी जगह। ये जिम्मेदारियाँ कौन लेगा आखिर, कब ठीक होंगी? खुद एक स्कूल का कल परसों विजिट किया था, वहाँ पंखे तो चल रहे थे लेकिन बल्ब नहीं थे, तो मैंने वहाँ सर्जनिश की अपने सेंटर सुपरिटेंडेंट को, और मैंने कहा फोर्थ विद बल्ब जो लाइट का बंदोबस्त करें, क्योंकि हमारे जो होनहार बच्चे हैं इम्तिहान दे रहे हैं, उनको लाइट नहीं होगी दे विल फील डिफिकल्टी, क्योंकि हम भी इम्तिहान देते रहे, जहाँ अंधेरे वाले से रूम में हम बैठ के इम्तिहान देते थे बड़ा मुश्किल था।
ये एक फिनोमेना है। लेकिन लाइट का जो आउटेज है, के इलेक्ट्रिक से हम मुसलसल राब्ते में हैं, उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया है। रही बात ये पंखे का नहीं, तो हमने पंखे रेंट पे भी लिए हुए हैं। जहां जहां से हमें डिमांड आई है पंखों की या फर्नीचर की प्रोविजन नहीं, ये विद तो इन बहुत अच्छी आवर्स बात है। हो रही है। तो हम पूरी कोशिश करें, जैसे आपने पॉइंट आउट किया है, तो और भी हम इसको ताकीद ही करते हैं और एफर्ट्स अच्छा, कुछ करते हैं कि ये शॉर्टकमिंग्स चीज आपने ना। खुद भी बता दिए हैं कि हम तक तो पंखों की इत्तलात पहुंची थी, आप ये बता रहे हैं कि लाइट्स भी कुछ जगहों पर मौजूद नहीं अच्छा, है। अच्छी बात यह है कि उन्हें बाहर से भी अगर लेने पड़े तो इमरजेंसी बेस ही सही चले ले आए वो। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी गुलाम हुसैन सोह साहब, जब से आपने चार्ट संभाला है, आप क्या समझते हैं आपकी सबसे बड़ी कामयाबी इस पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या रही है? इस साल के जो पेपर हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, रूब्रिक बेस्ड हैं। वो 67% जो मेरा इम्तिहान होगा वो ई असेसमेंट होगा, जो OMR पे OCR पे होगा, ऑन स्क्रीन असेसमेंट होगी। एक बच्चे का जो असेसमेंट है वो 11 टीचर करेंगे, 12 टीचर करेंगे, एक टीचर पूरा पेपर नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, कंसिस्टेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस आएगी असेसमेंट में। मैंने जो फीस कलेक्शन है, जो वो मैनुअल लोग लेके आते थे, वो डिजिटाइज कर दिए, पूरा सिस्टम डिजिटाइज है। ये एक हिकअप आया, वो मेरे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन की मिसकैलकुलेशन की वजह से ये चीज आई, लेकिन हमने फोर्स विद आपको जैसे ये प्रॉब्लम हुआ था, रियली स्पीकिंग आई डिडंट स्लीप फॉर 36 आवर्स। 36 आवर्स में हमने हल किया। वी रियली अप्रिशिएटेड आप जितना भी काम करें, लेकिन इसको हिकअप कहना दुरुस्त नहीं होगा गुलाम हुसैन सोह साहब। ये तो इसने अब पूरे सिस्टम को ना स्ट्रैंगल करना शुरू कर दिया, तो इट्स हाई टाइम कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। थैंक यू सो मच। गुलाम हुसैन सोह साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, 10-15 मिनट पहले अगर पर्चा लीक हो भी जाता है, और हमारे पर्चे बड़े मुश्किल होते हैं, 10-15 मिनट के अंदर बच्चे नहीं लर्न कर सकते। 521 सेंटर्स हैं, हजारों टीचर्स हैं और बहुत कुछ भी है जो कि मैनेज करना होता है। हिकअप कह रहे थे वो इसको। खैर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड जॉइनिंग अस हियर। अब अगर हम एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात करें तो कुछ मज़ेदार न्यूज़ है, जिस न्यूज़ में हमारे पास बांग्लादेशी न्यू ईयर दारुल हुकूमत ढाका में शहरियों ने नए बंगाली साल का रिवायती जोश और खरोश के साथ इस्तकबाल किया है। अच्छा, पहले हम लोग मेरे ख्याल से ये शॉर्ट्स दिखाते हैं कलर्स अपने बड़े व्यूअर्स को। खूबसूरत हैं, ये रेड कलर्स में मुझे खवातीन नजर आ रही हैं, और ये क्या, इज इट दैट्स अ रूस्टर? हाँ जी, दैट्स अ रूस्टर। शहरी जो है ना, वो अपने चेहरों पर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के हमें नजर आ रहा है कि ना नकूश बनाए हुए हैं और खूबसूरत कलर्स भी नजर आ रहे हैं। मंगल शोभा जित्रा नामी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इफ आई एम नॉट आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। लेकिन इस त्यौहार का नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको यूनेस्को ने 2016 में बांग्लादेश के सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम किया था। अब ये बड़ा ज़रूरी होता है, आपकी जो ट्रेडिशन होती है, आपकी जो तहजीब होती है, ये आपकी पहचान होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया भर के अंदर, मोस्टली हमें नज़र आते हैं, जो अपनी इस पहचान को बड़ा दिल के साथ लगा कर रखते हैं, बड़ा क्लोज रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसको वो दुनिया भर में लेकर जाते हैं और ये बताते हैं कि प्राउडली बताते हैं बल्कि मुज़म्मिल के ये हमारी पहचान है, दिस इज़ आवर इमेज, और हमें इस तरह से ही याद रखना चाहिए। अच्छा, आप देख सकते हैं कि उनके ना कल्चर का जो डिफरेंट पार्ट्स है ना, कहीं पे शादी का त्यौहार है, कहीं पे खवातीन दुल्हनों की तरह तैयार हुई हुई हैं, कहीं पे उनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो तमाम शॉट्स आप लोगों ने भी देखे होंगे। अच्छा, हंगरी के एक सियासतदान है, मेरे ख्याल से जॉर्ज हेजेट्स, मैं अगर नाम गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा, तो इन्होंने एक बड़ा इंतखाबी जीत का जश्न जो है ना वो डांस करके मनाया। क्या इनकी मूव्स है, मैंने ये देखी है सोशल मीडिया के ऊपर, एंड ऐसा लग रहा है कि ना कोई वो स्कूल बॉय होता है। Just look at that. अच्छा, ये मोस्टली पॉलिटिशियंस अगर डांस करें भी, हमें ट्रम्प का वो डांस भी याद है, वो बड़ा ना स्लो आराम से, बड़ा वो ना लग रहा होता है कि बड़ा डिसेंट तरीके से करने की कोशिश करें। लेकिन इतने खुश थे ना ये हंगरी के सियासतदान के, इन्होंने कहा कि ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, मैं मुकम्मल तौर पर ना अपने तौर पर डांस करूंगा और एंजॉय। अच्छा, आपके छोटे नीसेस एंड नेफ्यूज होंगे, उनकी मर्जी का हैप्पी मील अगर उन्हें मिल जाए। अच्छा, देखिए, सेहत के वजीर ये बने हैं और बहुत ही एक्टिव होना जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इससे पहले ही उनकी तैयारियां हमें नजर आ रही हैं। आई थिंक कि इसके पीछे भी पॉलिटिकल माइंडसेट मौजूद है कि ही इज लाइक ट्राइंग टू शोकेस कि यार इनकी स्ट्रेटजी आपको लग रही है, स्ट्रेटजी लग रही है कि मैं सेहत का वजीर बनने लगा हूं, तो मैं जो कि ना देखिए, आई एम द फिटेस्ट गाय हियर, राइट? अपेरेंटली ही इज द फिटेस्ट गाय। ये अच्छा, और राइट जी, अभी आपको हमने थाईलैंड भी लेकर जाना है, और थाईलैंड से हमारे पास कुछ खबरें जो है ना वो इस तरह की आ रही हैं कि एक तो बहुत ही खूबसूरत वो मुल्क है, और वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी पानी की जंग भी
भी लड़ी गई है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फेस्टिवल, लेकिन ये कोई हकीकी जंग नहीं थी डेफिनेटली, बल्कि एक किस्म का फेस्टिवल है। अच्छा, जंग की जब भी बात आती है ना, तो सारे डर जाते हैं कि शायद हम ईरान और अमेरिका की जंग की बात करें। कुछ जंगें बड़ी फ्रेंडली जंगें भी होती हैं जो आप एक दूसरे के साथ ना पानी फेंक कर इंजॉय कर सकते हैं। और फेस्टिवल्स हम सब जानते हैं बड़ा जरूरी होता है वो मोनोटनी को तोड़ने के लिए कि आप एक ब्रेक लें, और ब्रेक के दौरान वाटर फाइट चल रही है यार, नेशनल लेवल पे वाटर फाइट चल रही है। आप लोगों ने अपने स्कूल के लास्ट डेज में ये चीज की होगी, आखिरी एग्जाम खत्म होने के बाद। हम तो भी वीकेंड हाउस से पढ़ा हूं मैं, हमारे यहाँ तो चलते थे वाटर बलून्स और इंक्स और पता नहीं क्या कुछ। खैर, इस मजेदार न्यूज के साथ आज के शो का टाइम यहाँ हुआ जाता है खत्म। मेरी गर्म कॉफी इसी तरह से पड़ी ठंडी हो गई, बिकॉज मैं आपको न्यूज बताने में मसरूफ था। अब गर्म करवा के पीऊंगा। आयशा यूसुफ, मुज़म्मिल अली खान को आज के लिए दीजिए इजाजत। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म दोनों कंटेंट्स मौजूद हैं, और सेम टाइम सेम चैनल फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।